धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से हमारे पास आ रही है। काफी महत्वपूर्ण खबर है। आप लोगों को पता होगा योगी सरकार ने हाल फिलहाल में कानून बनाया है जिसको कहा जा रहा है धर्म परिवर्तन अधिनियम। हालांकि वो अभी कानून विधानसभा से नहीं बना है, अध्यादेश जारी करके उसको कानून का रूप दे दिया गया है। राज्यपाल ने भी अपनी चिड़िया बैठा दी और उसके बाद पुलिस वाले लग गए हैं लोगों को पकड़ने में, जेल डालने में, तरह तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसी कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा गया है ये नैतिकता के खिलाफ है, नैतिक तौर पर पूरी तरह खिलाफ है। नैतिकता का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये पूरी तरह खिलाफ है, इस कानून को रद्द कर दिया जाना चाहिए। बता दें ऐसी ही एक पिटीशन पहले से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा या कह देगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उससे पहले हो भी सकता है हाईकोर्ट इस मामले को सुन ले। सौरभ कुमार नाम के एक शख्स हैं, वो पहुंचे इस पिटीशन को लेकर और उन्होंने कहा नैतिक रूप से अवैध करार देते हुए इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। ये एक असंवैधानिक कानून है जो आर्टिकल 21 के खिलाफ है और साथ ही इस कानून की आड़ लेकर जो उत्पीड़न किया जा रहा है उस पर भी कोर्ट को अंकुश लगाने का आदेश जारी करना चाहिए। देखेंगे होता क्या है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर कोई भी जबरदस्ती करने के मूड में नहीं है मोदी सरकार। जी हां, दोबारा सुन लीजिए अपने दिमाग के, कान के, आंख के सब कपाट खोल के। जनसंख्या नियंत्रण पर कोई भी जबरदस्ती करने के मूड में नहीं है, किसी भी प्रकार की बाध्यता लगाने के मूड में नहीं है मोदी सरकार। अब ये बार बार मैं जोर दे के कह रहा हूँ मोदी सरकार बाध्यता लगाने के मूड में नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे गिरिराज सिंह की रोजाना नोटंकी चलती है जो इस सरकार में मंत्री हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण को कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी के एक नेता जो एडवोकेट भी हैं जिनको काम कुछ नहीं है, PIL यानी कि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लगाते रहते हैं, नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय, उनकी ओर से लगाई गई एक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा तो वहां केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो गया क्या जी साहब, परिवार नियोजन का जो मामला है ना जी, हमने अपनी जनता पे ही छोड़ रखा जी, उसी को जिम्मेदार मान रखा जी। मैं आपको सार बता रहा हूं जो पूरी भाषा वहां से आई है कोर्ट से, वो ही तय करें कि वो कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं, कितने बच्चे नहीं पैदा करने चाहते हैं, और वो सब चीज़ें वो सहमति से करें। हम कोई कानून बना के ये नहीं कहना चाहते भाई लोगों को बाध्य कर दें कि इतने बच्चे पैदा करो, इतने ना करो, या इतने बच्चे पैदा करने पे तो फ़ायदा मिलेगा, इतने बच्चे पैदा करने पे फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये सब लोगों के विवेक पे हमने छोड़ रखा है। ये बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय ने, डॉक्टर हर्षवर्धन को आप जानते ही होंगे, उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा हलफनामा दे के कहा है। अब आप देखिए कि ज़बान पे कुछ और बगल में कुछ, कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाली कहावत है। टीवी पर चीख चीख के बोलते हैं लेकिन जब कोर्ट में जाके मामला फंसता है तो वहाँ कुछ और बोलने लग जाते हैं। हमेशा यही चरित्र दिखता है इनका। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रोशनी जमीन घोटाला आप लोग जानते हैं जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जिसमें आरोप लग रहा है उमर अब्दुल्ला पर, उनके अब्बा फारूक अब्दुल्ला पर कि उन्होंने गरीबों को मिलने वाली जमीन हथिया ली है। इसी तरीके के आरोप बहुत सारे लोगों पर लग रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की CBI जांच कर रही है और CBI जांच इसलिए शुरू हुई क्योंकि CAG यानी कि कैग ने एक रिपोर्ट जारी की और इसमें घोटाले का आरोप लगाया। उसके बाद हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने CBI को आदेश दे दिया, CBI जांच कर रही है। अब CBI जो जांच कर रही है उसको हाईकोर्ट में ही दोबारा चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा, लेकिन इसी बीच ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। कई सारे जो पूर्व ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पहुंच गए और उनके अलावा कई और लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा साहब आप इस मामले की सुनवाई करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया मामला एक दो जगह नहीं सुना जा सकता। हम आदेश दे रहे हैं कि हाईकोर्ट इस मामले को जल्द सुने और जल्द इसका निपटारा करे, इसलिए हम यहाँ इस मामले को नहीं सुनेंगे। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया जो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण खबर है, तबलीगी जमात के लोग खुश हो सकते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका काम है आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करना, उससे कराई जाए मौलाना साद और तबलीगी जमात की जांच, ये मांग दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है ना। अच्छी खबर।
धाकड़ खबर को थोड़ा अच्छा भी कभी कभी कह दिया कीजिए। आप लोगों को लगता है बहुत सारी खबरें जी मुल्लान के खिलाफ ही कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि मौलाना साद जो तबलीगी जमात के सरबराह हैं, अमीर जमात हैं और तबलीगी जमात यानी कि पूरा जो संगठन है उसकी जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए। बता दें इस मामले की जांच काफ़ी दिनों से, जब से मामला चला है, दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली में जो उनका हेडक्वार्टर है तबलीगी जमात का, जिसे वो मरकज़ बताते हैं, उनकी जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। क्राइम ब्रांच उस मामले में लगी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है एनआईए से जांच होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने साफ कर दिया कि हम इस मामले में एनआईए जांच का कोई आदेश नहीं दे सकते। खारिज कर रहे हैं, भैया तेरे पास जगह है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हो चला जाए। ये कोर्ट ने कह दिया कि हम ये नहीं कह रहे कि तू सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, इस मांग को लेकर जा सकता है। बता दें आपको, इस साल के शुरू में जब कोरोना शुरू हुआ, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उस वक्त आरोप लगाया गया कि तबलीगी जमात ने जानबूझ के इज्तिमा किया अपने मरकज़ के अंदर। उसके बाद उसने देश में कोरोना फैला दिया, सारा ठिकरा उसी के जिम्मे फोड़ दिया गया। इसके बाद जगह जगह अदालतों से फैसले आते रहे और बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना के लिए बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन शर्म तुम्हें नहीं आती। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर हरियाणा सरकार पर लगाया गया है 15,000 का जुर्माना। लेकिन लगा लो, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा? पहले 10,000 का लगा रखा था, अब 15,000 का लगा दिया, क्या फर्क पड़ रहा? या तो शर्म आती तो 10,000 का लगाने पे ही आ जाती, अब 15,000 का लगाया, वो भी सिर्फ 5,000 बढ़ाया, तो कोर्ट को भी सोचना चाहिए। लेकिन कह दिया कि इस बार अगर जुर्माना जमा नहीं किया तो चीफ सेक्रेटरी जो है हरियाणा का, वो अदालत में आके खड़ा हो। ये खबर हमारे पास चंडीगढ़ हाईकोर्ट से आ रही है। हालांकि इसको चंडीगढ़ हाईकोर्ट नहीं कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। उसी तरीके से यहाँ के हाईकोर्ट को भी चंडीगढ़ हाईकोर्ट ना कह के, हरियाणा हाईकोर्ट ना कह के, पंजाब हाईकोर्ट ना कह के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कहा जाता है। यानी कि दोनों राज्यों का ये हाईकोर्ट है। वहाँ से जुड़ी खबर आ रही है। खबर कहाँ से शुरू होती है? फरीदाबाद में एक सरकारी ज़मीन है, उस पर अवैध कब्जा है। कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि नगर निगम वहाँ से कब्जा हटा दे। अब नगर निगम कब्जा नहीं हटा रहा, तो चीफ सेक्रेटरी पे 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया कोर्ट ने। कहा कि भाई अगली तारीख से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर और 10,000 रुपये का जुर्माना भुगत। ना तो उसने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करी, ना उसने 10,000 रुपये का जुर्माना भुगता। तो कोर्ट में इस बार जो जस्टिस हैं उन्होंने कह दिया कि भैया 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अब अगर अगली बार भी पेश नहीं हुआ तो वो जुर्माना नहीं जमा किया तो अगली बार इसे चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जस्टिस निर्मल जीत कौर ने यह आदेश सुनाया है। अब देखेंगे 10,000 से 15,000 रुपये का जुर्माना लगने के बाद हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी पे कोई फर्क पड़ा है क्या? या वो क्या कह रहा है, यार छोड़ो, कोर्ट तो जाना पड़ेगा नहीं, 15,000 रुपये मेरे पास से ही जमा करा दो, सरकार के खाते से भी ना जमा हो रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा? पिछले दरवाजे से बहुत सारी कमाई जाए, इधर उधर से किसी चेले चपाटे को बोल देंगे, नगर निगम वाले कोई बोल देंगे, रह जाकर तू ही जमा कर दे, वही जमा कर देगा। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में जुर्माना जमा होता है कि चीफ सेक्रेटरी की कोर्ट में हाजिरी होती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कोर्ट पर कि जब 10,000 का जुर्माना लगाने के बाद वो शख्स हाजिर नहीं हुआ तो जुर्माना सिर्फ 15,000 का क्यों लगाया? ठोक के लगा दो ना ढंग से, एक बार कोर्ट में खड़ा कर दो ना, जेल भेज दो ना, 2-4 लोगों को लटका दो ना, तभी तो शायद इन्हें तमीज़ पैदा हो कि अदालतों के आदेश की कैसे अवहेलना की जाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में दोबारा पबजी शुरू करने के खिलाफ है, यानी कि पबजी शुरू करने के हक में नहीं है एनसीपीसीआर। जी हां, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने साफ कर दिया कि वो भारत में दोबारा से पबजी शुरू करने के हक में नहीं है। खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। पबजी जो चला रहे थे बालक, सब आजकल परेशान घूम रहे, क्या करें भाई, चोखा काम मिला था, बैठे हुए अपना किसी कोने में चलाते ही रहे थे घंटों घंटों, जिम से बंद हुआ, बड़ी दिक्कत हो रही। तो अब जो पबजी की कंपनी है, आपको पहले बता दें पबजी बंद क्यों कर हुआ। गलवान में जून के दौरान मामला था जब चाइना और इंडिया के बीच झड़प हो गई, उसमें कई सारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए। उसके बाद हमारी सरकार ने चीन के एक कर सैकड़ों ऐप अभी तक बंद कर दिए, उसमें से पबजी भी था। तो जो पबजी की कंपनी थी 2 बार सरकार के पास आई, कह रहे साहब हमारा चालू कर दो। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है, मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग में एनसीपीसीआर को भी बुला लिया। एनसीपीसीआर समझ गए ना? एनसीपीसीआर वो आयोग जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वो आया और आयोग ने आके कहा हम इस हक में कतई ना जी कि दोबारा से यहाँ पबजी चालू कर दो। बहुत लोग परेशान हैं, बालकों का जीवन बर्बाद कर रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है इस पूरी खबर में समझने की कि जो सरकार रोक लगा रही थी वो आखिर पबजी की कंपनी द्वारा की गई रिक्वेस्ट के बाद मीटिंग कैसे कर रही है और उस मीटिंग में एनसीपीसीआर को कैसे बुला रही है। ये वही सरकार है जो कह रही थी नेस्तो नाबूद कर देगी चाइना को उसके ऐप बंद करके, और अब मीटिंग कर रहे हैं। तो बोलते कुछ हैं, होता कुछ है। मुंह में राम बगल में छुरी कब तक? अगली खबर का रुख कर लेते।
काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि आजकल हर चीज़ लेकर आदमी कोर्ट में जाता है। सरकारें तो कुछ करती नहीं है, तो आदमी सोचा कोर्ट से ही करवा ले, लेकिन कोर्ट भी कहता है भाई हम तो कोर्ट हैं, सरकार ना है हम। भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा गया था कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको आजीवन कारावास दिया जाए, उम्र कैद की सज़ा नहीं है ना भ्रष्टाचार के मामले में। आपने देखा होगा, गूगल सर्च कर लेना, आईपीसी की धारा 420 के तहत जो भ्रष्टाचार किया उसमें उम्र कैद की सज़ा नहीं है, तो भैया उनको उम्र कैद की सज़ा दो, एक नंबर। दूसरे, उनके जरिए जो प्रॉपर्टी अर्जित की गई है, जुटाई गई है संपत्ति, ना जी इनकी ना जब्त करवाएंगे, योगी जी तो उन्हीं की जब्त कराएंगे जो मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी कर लेंगे, उनके पूरे परिवार की प्रॉपर्टी जब्त करा देंगे। जो सीए के खिलाफ आंदोलन करेंगे उनके परिवार की प्रॉपर्टी जब्त कराए, पर भाई भ्रष्टाचारियों की प्रॉपर्टी जब्त ना होने की है। खैर ये मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम जो हैं कोर्ट हैं, हमारा काम है सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करना, उनको संविधान की कसौटी पे परखना, और हमारा काम नहीं है कि हम उसमें संशोधन करें या हम कोई नए कानून बनाने के लिए सरकार को आदेश दें या कोई नया कानून हम बनाएं, ये हमारा काम नहीं है। जस्टिस संजय किशन कौल की 3 सदस्य वाली बेंच ने ये कहते हुए उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें ये मांग की गई थी। पिटिशनर ने कहा माई बाप ठीक है, आप नहीं सुन रहे तो मैं विधि आयोग में चला जाऊं। कि हाँ भाई चला जा, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा, लेकिन तेरी यहाँ पिटिशन हम खारिज कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है। उनकी जमानत अर्जी पर फिर से एक बार सुनवाई टल गई है। इस बार ये सुनवाई 6 हफ्तों के लिए टाल दी गई है। बता दें आपको, चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव इन दिनों रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। वो काफ़ी बीमार हैं। हाल फिलहाल में उनके खिलाफ एक ऑडियो लल्लन पासवान, जो भाजपा का नया विधायक चुन के आया था, उसके जरिए वायरल कर दी गई थी। उसके बाद सुशील मोदी ने पूरे मामले का धमाका कर दिया गया था। इनको बंगले से उठा के डायरेक्टर के जो है वार्ड में डाल दिया गया था। अब ये मामला जो है इनकी ज़मानत का पहुंचा था कोर्ट में, तो वहाँ सीबीआई ने कहा साहब ये देखिए इनकी ऑडियो क्लिप है, ये वहाँ बैठ के ऐसा कर रहे हैं, इनका स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट है, इनको जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया क्योंकि सीबीआई ने ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपनी बात को। सीबीआई ने कहा हमारा वरिष्ठ वकील मौजूद ही नहीं है जी, अभी हमारा सीनियर जो एडवोकेट है ना, सीनियर काउंसलर जो है वो अभी हमारा मौजूद ही नहीं है। वो 6 हफ्ते बाद पेश होगा। अदालत ने कहा भाई ठीक है 6 हफ्ते बाद पेश होगा, तो 6 हफ्ते बाद अगली सुनवाई पे आ जाइए। यानी कि ज़मानत पे सुनवाई नहीं हुई, ना ही इस बात पे सुनवाई हुई कि इनको हटा के यहाँ से जेल शिफ्ट किया जाएगा या नहीं। अब 6 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दंगे में आरोपी टैक्सी ड्राइवर को हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत। खबर काफी दिलचस्प है, सुनिएगा एक एक लाइन। दिल्ली में दंगा हुआ, उसमें एक शख्स मारा गया जिसका नाम है शाहिद। शाहिद के मामले में जो हत्यारोपी है उसका नाम है फिरोज। फिरोज जो है वो टैक्सी चालक है। बताया जा रहा है कि फिरोज जो है जमानत लेने के लिए पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार केत ने कहा कि इसको जमानत नहीं दी जा सकती, इसकी दलीलों में कोई दम नहीं है, और वैसे भी ये एक आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ पहले से चोरी चकारी के कई सारे मामले दर्ज हैं। और एक न्यूज़ चैनल की जो वीडियो है वो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जहां ये मौजूद है वहां से गोलियां चल रही है और गोली शाहिद को लगी। सप्तऋषि बिल्डिंग पड़ती है कोई, वहां से गोलियां चल रही थी, वीडियो में दिखाया गया है, और वहीं से चली गोली में शाहिद की मौत हो गई थी। यानी कि शाहिद की हत्या में ये आरोपी है फिरोज, इसको जमानत नहीं दी जा सकती है। मरने वाले का नाम भी शाहिद, मारने वाले का नाम फिरोज, और हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।